हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपने हमारे साथ अब तक जो है उत्तराखंड की क्लास की जो उत्तराखंड की क्लास है उसके लगभग आपने हमारे साथ कितने वीडियो देख लिए थे? आपने वीडियो देख लिए थे हमारे साथ 25। और मुझे लगता है कि जो हमारा क्लास होगा क्लास नंबर पता है कौन सा होगा? ये 26 क्लास होगा शायद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। ये 26 क्लास होगा। ठीक है, कौन सा क्लास होगा? 26 क्लास होगा। ये हमारा 26 लेक्चर होगा। 26 लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं 26 लेक्चर। और आपको जहाँ जहाँ से बताएंगे वहाँ वहाँ से सवाल आएगा, ये तय है। पहले नंबर पर हेडिंग बना लीजिए आप, समितियाँ। यानी समितियाँ क्या होती है? पहला तो क्वेश्चन यही है कि समितियाँ क्या होती है। क्योंकि आप जानते हैं जो विधानसभा होती है, विधानसभा की हमारे यहाँ कितनी सीट है? 70 सीट है। कितनी? 70 सीट है। 70 सीट जो विधानसभा की है, विधानसभा की 70 सीटों में से तो जब विधानसभा बन जाती है, विधानसभा जब अस्तित्व में आ जाती है, जब विधानसभा अस्तित्व में आ जाती है, ठीक है, अस्तित्व में आने के बाद राज्य के अंदर जो आपका राज्य होता है, क्या होता है आपका? राज्य। तो राज्य के अंदर कार्य का संचालन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और राज्य कार्य किस तरह करेगा, इसके लिए संसद में जो सदन होता है, विधानसभा होती है, उसमें कुछ समितियां बनाई जाती है। जिस भी पार्टी की सरकार आती है उसी को लेकर समितियां बनाई जाती हैं। ये समितियां क्या करती हैं? इन सब जितनी भी समितियां बनाई जाती है सबका अलग अलग काम होता है। प्रत्येक समिति का अलग अलग काम होता है। क्योंकि क्या होता है, इससे इससे जो है प्रशासन प्रशासन को बहुत सुविधा होती है। जो प्रशासन होता है ना, उसको क्या होती है? सुविधा होती है। ठीक है, इसलिए जो है कमेटी बनानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम बात करते हैं अब किसकी? विधानसभा की। जो विधानसभा है, विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर अपना गहनता से विचार कर सके। विधानसभा के पास क्या है? ठीक है, इतनी सुविधाएं नहीं होती वो प्रत्येक मामले पर अपने गहनता से विचार कर सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है? समितियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? इसके लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। जैसे मैं एक नाम बता रहा हूँ आपको, लोक लेखा समिति, जिसे हम पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। ये सरकार का, जो राज्य सरकार है, कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है एक साल का, राज्य सरकार अपना जो एक साल का लेखा जोखा रखती है, राज्य सरकार जो है अपना जो एक साल का लेखा जोखा रखती है, राज्य सरकार जो है एक साल, राज्य सरकार का जो एक साल में जितना जहाँ जहाँ भी कितना भी पैसा खर्च हुआ, उसका जो पैसा रखती है, उसकी जांच करती है, उसका नाम है लोक लेखा समिति। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? उत्तराखंड में क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो लोक लेखा समिति है, जो लोक लेखा समिति आप वर्तमान समय में आप देखते हैं, लोक लेखा समिति का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? कार्य पूछेगा और 4 कार्य आपको दे देगा। जब भी आपसे लोक लेखा समिति का कार्य पूछेगा तो आप इसे पहुंचाएंगे, देखिए लोक लेखा समिति का क्या कार्य है। सरकार का लेखा जोखा रखना लोक लेखा समिति का क्या कार्य है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो लोक लेखा समिति है क्या भारतीय संविधान में उसका उल्लेख है? अगर भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है तो आप मुझे बताइए कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। आगे चलिए, और जैसे आप आगे चल रहे हैं हम, ठीक है, मैं आपसे हम आपका इंतजार करेंगे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है। नहीं बताएंगे आप, हम बताएंगे आपको कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, संसद में प्रतिनिधित्व। संसद में प्रतिनिधित्व मतलब जो संसद है, संसद में जो लोकसभा है, मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो लोकसभा की कितनी सीट है जानते हैं आप? हमारे यहाँ लोकसभा की टोटल 545 सीट है। 543 हो गई है, 543 सीट है लोकसभा की। जो लोकसभा की 543 सीट हैं उसमें से सबसे कम सीट उसमें से उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 5 सीट है। आप जानते होंगे उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? 5। आप जानते हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं, आप जानते हैं लोकसभा भी क्या होती है? लोकसभा, लोगों की सभा। उसके बाद हम जानते हैं कि आप ये भी जानते होंगे कि राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा। तो लोकसभा और कौन सी सभा? राज्यसभा। ये आपको पहले से ही पता होगा। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीट है? 5 सीट। जो अल्मोड़ा की सीट है वो SC के लिए रिजर्व है। जो पौड़ी
टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार। चूँकि हम आपको जिले में कई बार बता चुके हैं, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। आप जानते हैं कि सन 2008 था, उसमें क्या हुआ था, परिसीमन आयोग बनाया जाता है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड में वो कौन सी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है, तो वो कौन सी है, अल्मोड़ा की सीट है, एक ही सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये कब कहाँ कितनी सीटों का सीमांकन किया जाएगा, इसके लिए लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की प्रत्येक लोकसभा की एक लोकसभा सीट के अंदर लगभग 14 सीट आती है। कितनी, 14 सीट आती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये कह रहा है जो परिसीमन आयोग बनाया था। आपसे पूछ सकता है परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो परिसीमन आयोग होता है उसका गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो है विधानसभा की प्रत्येक विधानसभा की कितनी सीट होती है, यानी जो हरिद्वार लोकसभा की जो सीटें 14 सीटें होती है। जब भी तो हमारे यहाँ एक 14 × 5 करेंगे कितना जाएगा, 70 नहीं जाएगा। तो जब भी तो हमारे यहाँ लोकसभा की 5 सीटें और एक लोकसभा सीट के अंतर्गत लगभग विधानसभा की 14 सीट होती है, तो हमारे 14 × 5 = 70 हो जाएगी। इसका जो परिसीमन आयोग बनाया जाता है, इसका काम यही होता है कि कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आता है, कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आता है, ये परिसीमन आयोग का काम होता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, अनुच्छेद 82 के तहत। जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं है, आप ज़्यादा देख लीजिएगा। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और लगभग 5 साल बाद किया जाता है परिसीमन आयोग का गठन। उसके बाद नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हमें पता है, आप जानते होंगे कि जो है सरकार जो होती है, कौन होती है, सरकार, उसके 3 अंग होते हैं। सरकार के 3, एक तो विधायी पालिका, कौन, विधायी पालिका जानते हैं आप। दूसरा क्या है, कार्यपालिका, यही तो है। तीसरे नंबर पर क्या है, न्यायपालिका। किसी देश के अंदर सरकार के 3 स्वरूप होते हैं, एक तो विधायी पालिका, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायी पालिका का काम क्या होता है, जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका क्या करती, विधायी पालिका कानून बनाने का काम किसका होता है, विधायी पालिका का। कानून का निर्वहन कौन करेगा, ये किसका काम होता है, कार्यपालिका का। कानून का निर्वहन सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए कौन है, जुडिशरी है हमारे यहाँ। इसे लेजिस्लेटिव, इसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं जुडिशरी। हमारे यहाँ जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, इसका कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसका क्रियान्वयन करवाना। न्यायपालिका का काम क्या होता है, जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करना कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं है, ये काम होता है, जानते हैं आप। इसी तरह ये जो व्यवस्था पाई जाती है, इसे ही सरकार का हमारे यहाँ संसदात्मक स्वरूप है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पर सरकार का कौन सा रूप है, तो आप याद रख लीजिएगा, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं, हमारे यहाँ संसदात्मक स्वरूप है। कौन सा, संसदात्मक, कौन सा, संसदात्मक स्वरूप। ठीक है, उसके बाद अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं है हमारे यहाँ। अध्यक्षात्मक स्वरूप कहाँ है, ये है आपका अमेरिका में। ठीक है, हम संसदात्मक स्वरूप को अपनाए हैं, किसकी तर्ज पर, ब्रिटेन की तर्ज पर। किसकी, ब्रिटेन की तर्ज पर। हम ब्रिटेन की तर्ज पर किसको अपनाए हैं, कौन से स्वरूप को अपनाए हैं, सरकार के संसदात्मक स्वरूप को, क्योंकि हमारे लिए यही सूटेबल था, ये हमने अपनाया संसदात्मक स्वरूप। तो सरकार का कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे अध्यक्षात्मक स्वरूप हो, चाहे आपका संसदात्मक स्वरूप हो, वहाँ सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधायी पालिका, कार्यपालिका और कौन सा, न्यायपालिका। जो विधायी पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसमें एक अंग है न्यायपालिका। इसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ दोहरी प्रकार की सरकार है। 2 सरकारों की कौन सी व्यवस्था है हमारे यहाँ, दोहरी व्यवस्था है। कौन सी दोहरी, एक तो केंद्र स्तर की सरकार, कौन सी, केंद्र स्तर की सरकार, एक राज्य स्तर की सरकार, ये तो व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो जैसा स्वरूप सरकार का केंद्र में अपनाया जाता है, सरकार का ऐसा ही स्वरूप राज्य में भी अपनाया जाता है।
ठीक है। जैसा सरकार का स्वरूप केंद्र में बनाया जाता है वैसा ही स्वरूप राज्य में भी बनाया जाता है। जरा राज्य में तो हमारे यहाँ राज्य में भी ऐसी व्यवस्था अपनाई जाती है और राज्य में भी एक न्यायपालिका होती है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप बस इतना बता दीजिए कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। आप इतना बता दीजिए, हम मान जाएंगे आप भारतीय संविधान पढ़ के आए हैं, वरना हम आपको तो भारतीय संविधान आपको पढ़ाने वाले हैं। आपका सवाल है, आप बता दीजिए वो कौन सा अनुच्छेद है आपका, वो कौन सा अनुच्छेद है आपका, ठीक है, जिसमें भारत हाई कोर्ट का उल्लेख है। हाई कोर्ट का उल्लेख है, ये आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है वो जिसमें हाई कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, हम आपका वेट करते हैं। तो बताइए आप कौन सा अनुच्छेद है वो जिसमें हाई कोर्ट का उल्लेख है। मतलब हाई कोर्ट का मतलब समझ गए आप, इससे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो कहाँ है आपको बताना है। उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है उसका उल्लेख कहाँ है ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका जा समझ गए आप कहाँ कहाँ किस तरह का स्वरूप अपनाया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कौन से अनुच्छेद में, और आपको ये भी बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अनुच्छेद कौन से उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, ये तो बताना है आपको। ये भी बताना है कौन से भाग में भारतीय संविधान के, मान जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये न्यायपालिका है। जो न्यायपालिका है वो सरकार के जो न्यायपालिका जो शासन होता है, शासन मतलब गवर्नेंस, उसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। ये बात आपको याद रखनी है। शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? न्यायपालिका। थर्ड पिलर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधि की व्याख्या करना या विधि की समीक्षा करना, न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा को फॉलो करना। विधि किसके द्वारा बन जाती है? विधायपालिका के द्वारा। किसके द्वारा? विधायपालिका के। ये क्या है? गवर्नमेंट है। कितने अंग होते हैं इसके? 3। लेजिस्लेटिव, क्या? एग्जीक्यूटिव मतलब जुडिशरी, ये कौन सी है? जुडिशरी है। उसके बाद लेजिस्लेटिव मतलब विधायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। विधायपालिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसकी समीक्षा करना कि संविधान क्या है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इसके दायरे में रहकर बनाया गया है कि इसका उल्लंघन करता है कोई। प्रत्येक जो है एक दूसरे जो है, ठीक है, इसका काम होता है कि संविधान सम्मत की जो कानून बनाया गया है वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। जुडिशरी का काम है हमारे देश में। ठीक है, आगे चलिए। यह विधायिका, मैंने कहा देखिए, विधायिका या कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करता है जहाँ तक यह निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करती है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर ये संविधान से परे जाकर कार्य करते हैं कार्यपालिका और विधायपालिका, तो समझ जाइए उसे उस कानून को वहीं तक निरस्त करने का काम कौन कर सकता है? ये करता है हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। हमारे यहाँ उच्च न्यायालय का प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में, आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी या संरक्षण करने वाला कहा जाता है। आप जानते हैं जो न्यायपालिका है उसका काम क्या है? न्यायपालिका का काम है, हाई कोर्ट का काम हो न्यायपालिका, जो चाहे केंद्र स्तर पर बात करें, चाहे केंद्र स्तर पर बात कर लीजिए या राज्य स्तर पर बात कर लीजिए, तो इसका काम है जो न्यायपालिका का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। व्यक्ति के संविधान का सजग या प्रहरी या संरक्षण करता, या ऐसे भी कह सकते हैं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, प्रदेश में न्यायिक प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। न्यायिक प्रशासन के शीर्ष पर मतलब जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, मैंने कहा हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन पे जो शीर्ष है प्रदेश में, प्रदेश मतलब राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं आप? आइए आपको हाई कोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं आपको। हाई कोर्ट कहाँ है जो है आपको दिखाते हैं। आपको चलते हैं गूगल के पास लेकर, ठीक है, आपको गूगल बाबा से मिलाते हैं। आपको बोलते हैं उत्तराखंड यूके हाई कोर्ट है। देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट दिखाते हैं आपको, ये आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट।
नैनीताल। ये आपका देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर हाई कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट है। क्या है आपका ये हाई कोर्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या है आपका, ये आपका हाई कोर्ट। क्या है, हाई कोर्ट किसका, उत्तराखंड का, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने उसी पेज पर वापस जाते हैं जहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। क्या है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नीचे भी कोर्ट होते हैं, जिसको हम जिला कोर्ट कहते हैं या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। उसके नीचे भी कोर्ट होते हैं, कोर्ट कचहरी जिनको बोलते हैं, देखिए जिनको हम फैमिली कोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे भी कोर्ट होते हैं, इसके नीचे भी प्राधिकरण होते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इनका भी काम यही होता है, एक प्रकार के न्यायालय की तरह ही काम करते हैं। इसके नीचे क्या होती है, समितियाँ होती है। ये समितियाँ क्या करती हैं, ऊपर की जो प्राधिकरण हैं, पारिवारिक न्यायालय है, कोर्ट हैं, ये ऊपर की, इनका बोझ क्या करती है, कम करती है, ठीक है। इस तरह का हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब आपसे सवाल क्या पूछा, उत्तराखंड में सवाल क्या पूछेगा, जो नैनीताल में जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको भवन दिखाया था, जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है, जिस भवन में क्या है, उच्च न्यायालय स्थित है, 100 वर्ष से अधिक पुराना है। कितने वर्ष से पुराना है अधिक, जो हमने आपको बताया, ठीक है। अंग्रेजी शासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर, नाम नोट कर लीजिए, सर संटोनी मैकडोनाल्ड, सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण करवाया था। आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये प्रश्न यहाँ पूछने लायक है और पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा कि जो है, जो आप हाई कोर्ट देखते हैं नैनीताल के अंदर, हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है आपका। कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किसका निर्माण करवाया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अंग्रेजी शासन में, इन्होंने इस राजभवन का निर्माण करवाया था। आइए इसकी पूरी राम कथा सुनाते हैं आपको कुछ समय के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ब्रोंसडेल स्कूल था, मैंने कहा जो आप राजभवन देखते हैं ना, ये पहले स्कूल था, ब्रोंसडेल स्कूल था। आगे चलकर इसे यूपी सरकार ने नैनीताल को एक ग्रीष्मकाल राजधानी बनाया। नैनीताल को, जब हम यूपी में हुआ करते थे, उत्तराखंड जब यूपी में हुआ करता था, जब उत्तराखंड किस में था, यूपी में था, तो ये जो नैनीताल है ना, ये क्या है, यूपी की ही ग्रीष्मकाल राजधानी हुआ करता था, ठीक है। इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया जाता था। जो आज का आप हाई कोर्ट देखते हैं, इसका उपयोग यूपी वाले टाइम पर, यूपी के समय में 1960 से पहले लगभग, इसका जो उपयोग होता था, इस बिल्डिंग का उपयोग, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी ना, ये वाली जो बिल्डिंग दिखाई थी हमने आपको, इस बिल्डिंग का उपयोग किसके लिए होता था, जानते हैं आप, इसका बिल्डिंग का उपयोग होता था आपका किसके लिए, इस बिल्डिंग का उपयोग होता था आपका, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, इस बिल्डिंग का उपयोग होता था आपका सचिवालय भवन के लिए। कौन सी सरकार में, ये सरकार में कौन सी, यूपी की सरकार में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे चलिए, ठीक। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की अनुच्छेद में, क्योंकि हमने देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो इससे संबंधित जो संविधान के प्रावधान है ना, वो भी हम साथ साथ बताकर चलते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 ऐसा कहता है। अगर इसको ही पलट दें हम, एक को आगे कर दे, दो को पीछे कर दे, 1 2 4, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 2 4 पता है क्या कहता है, इसको ही पलट के, कि पर भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान करता है वो कौन करता है, अनुच्छेद 124 करता है। ऐसे इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए वर्तमान समय में, देखिए पहले देश का उच्च न्यायालय, वर्तमान समय में इस टाइम पूरे भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है 25 है। आपको बताइए 25वें नंबर का हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया, ये आप मुझे बताएंगे। जब तक भारत में 20 हाई कोर्ट थे, कितने, 20वें उच्च न्यायालय के रूप में जिसे मान्यता मिली थी, वो उत्तराखंड का नैनीताल का, जो मैंने बिल्डिंग बताई थी आपको, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर ही इसको, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, तो उच्च न्यायालय भी तो बनाना पड़ेगा इसका,
उच्च न्यायालय बनाया गया नैनीताल को। 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलिए। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों की अधीक्षण का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 127 कहता है, 127 इसको ना पूर्ण अधिकार है, जो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों के न्याय अधिकारियों के अधीक्षण का पूर्ण अधिकार है। कोई भी राज्य का कोई भी हाई कोर्ट हो, अनुच्छेद 127 कहता है उससे छोटे जितने भी हाई कोर्ट, उससे छोटे देखिए आपको दिखाते हैं, चाहे वो आपका सेशन कोर्ट हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया सेशन कोर्ट क्या होता है आपका, जितने भी कोर्ट, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो आपका, ये वाला कोर्ट हो, चाहे आपका पारिवारिक न्यायालय हो, आपका विधिक प्राधिकरण हो, इनके सब के खिलाफ आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप इस हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 क्या करता है, इसको आज़ादी देता है, किसकी, इसकी शक्तियाँ बढ़ाता है अनुच्छेद 127 किसकी, उच्च न्यायालय की। इन सभी के खिलाफ इसमें अपील की जा सकती है। ठीक है, कितना बेहतरीन प्रावधान है। उसके बाद उत्तराखंड में हाई कोर्ट में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 8। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट में अध्यक्ष रहित नहीं, अध्यक्ष को मिलाकर जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 8। आज भी यहाँ 8 जज काम करते हैं। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ये बहुत अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अन्ना हजारे का आंदोलन यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए। 2011 में कितना भयंकर वाला आंदोलन हुआ, लोकपाल बिल लेकर आए थे, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल अम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं, लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार संघ में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करना अनिवार्य है। क्या कहता है, जो आपका संघ होगा, संघ समझते हैं मतलब केंद्र के अंदर क्या है, एक लोकपाल होना चाहिए, और सन 2013 का अधिनियम बनाया गया था लेकिन जो है लोकायुक्त होना चाहिए कहाँ, स्टेट में। ठीक है, यह गैर वैधानिक या वैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय जानते हैं आप, जो संविधान के बाद बनाया गया उसको बोलते हैं वैधानिक निकाय। ठीक है, बाद में, क्योंकि देखिए अधिनियम है ना 2013, मूल संविधान में नहीं था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ये भी एक प्रकार का न्याय का काम करता है। जब न्यायपालिका पढ़ ही रहे हैं तो पूरा देखेंगे ना इसको। इनका कार्य कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उनके खिलाफ जांच करने के लिए संघ सरकार में लोकपाल और राज्य सरकार में लोकायुक्त होना चाहिए, मतलब इनकी नियुक्ति करना अनिवार्य है। नोट मतलब यहाँ से प्रश्न बनना तय है। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभयंकर देसाई, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार है GCM रावत, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने आपको फिर भी लिखवा दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आपको पूरा पढ़ाएंगे। हमें ऐसी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो लोकपाल लोकायुक्त है, ऐसी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा था, देखिए आइए देखिए क्या बताते हैं आपको। खराब प्रशासन दीमक की तरह होता है। जो खराब प्रशासन है किसकी तरह होता है, दीमक की तरह, जो शहर की नींव को खोखला करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जो प्रशासन, खराब प्रशासन जो है दीमक की तरह होता है, जो शहर की नींव को खोखला करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। प्रशासन जो होता है खराब प्रशासन। 20वीं शताब्दी में एक ऐसी संस्था एम्बुड्समैन का विकास हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्रता से आगे बढ़ा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो CBI है जांच कर सकती है, लेकिन जो CBI है ना, CBI को पिंजरे का तोता कहा और अपने मालिक के इशारे पर कार्य करता है। ये कहा किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, CBI पर आरोप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि निष्पक्ष होकर काम नहीं करता और एक पिंजरे का तोता होता है, केवल केंद्र सरकार के लिए काम करता है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार के मार्ग में मील का पत्थर साबित हो सकती है। कितने बेहतरीन प्रावधान है। सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन को अपनाने वाला देश कौन है, स्वीडन है। देख लीजिए 1806 में वे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को अपना चुके हैं। हम 2013 में भी इसको अब तक नहीं अपना पाए। भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे यहाँ कितनी गहरी है। स्वीडन जैसे देश, जब भी तो लोग जो है आपका डेमोक्रेटिक इंडेक्स में, डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स आता है
लोकतांत्रिक सूचकांक उसमें सबसे ऊपर दिखाई देते हैं ऐसे देश ही। अम्बुड्समैन को अपनाने वाला प्रथम लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन है 1961 में। ठीक है, प्रथम लोकतांत्रिक देश, सॉरी, हाँ, प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ब्रिटेन। सबसे पहला देश पूछे तो स्वीडन, 1806 में ही वो अम्बुड्समैन जैसी संस्था को अपना चुके हैं, ऐसी संस्था। ठीक है, अब देख लीजिए भारत का हाल देखिए। 1967 में भारत, मलेशिया, सिंगापुर। मैंने कहा ये जो प्रस्ताव था अम्बुड्समैन वाला, संसद में 8 बार प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हुआ। 2011 तक अन्ना हजारे के आंदोलन ने इस मांग में तेज गति हो गई। वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हो गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए इस पर, और जैसे हस्ताक्षर हुए 16 जनवरी 2014 को ये अधिनियम पारित हो चुका। और लोकपाल और लोकायुक्त की संख्या कितनी थी? 8 सदस्यों के एक लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संबंध बनाया जाएगा। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन जिसको बोलते हैं। चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बनाया गया आपके लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ठीक है, आगे चलिए। समझ सकते हैं आप? योग्यता, अगर आपको लोकपाल लोकायुक्त बनना है तो बैंक, न्यायिक व्यवस्था या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या 25 वर्षों का अनुभव या संवैधानिक और विधि के अनुसार जानकार हो। आप बैंक के जानकार हो, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हो आपको, सुप्रीम कोर्ट के आप रिटायर्ड जज हो, 25 वर्षों का अनुभव हो आपको, ठीक है, संवैधानिक या विधि के जानकार हो आप, कार्यकाल आपका कितना होगा? 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं। इस संस्था में 50% सीट SC के रिजर्व व ST के लिए आरक्षित है। 50% सीटें लोकपाल और लोकायुक्त के में। समझ में आया आपको? लोकपाल का क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद सदस्य, समूह A, B, C, D अधिक तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। मैंने कहा जो लोकपाल है इसमें कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी, संसद सदस्य A, B, C, D के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल का क्षेत्राधिकार यहाँ तक है। प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद, सबकी जानकारी होगी, जब तो लोकपाल को नियुक्त नहीं करते हैं। वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष देश के फर्स्ट लोकपाल हैं। प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। देख लीजिए लोकपाल। उसके बाद हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे स्थानीय स्वशासन प्रणाली। आज आपने मेरे साथ लोकपाल के बारे में जाना, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। हम आपसे कल मिलते हैं। कल हम आपको स्थानीय स्वशासन प्रणाली पढ़ाएंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे कि लोकल में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस तरह काम करती है। यहाँ से भरमार मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आप जो पिछले वाला वीडियो पढ़ाया गया है उसके कम से कम नोट्स बनाते हुए चलिए, उसके साथ साथ उससे कम नहीं आपको आंकना है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना, ये लास्ट है। आपको समझ में आया? आपको लगातार हमारे वीडियो को बार बार देखने से आप अभ्यास करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, तो किसी महान कलाकार ने ही कहा है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।